सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित, वरिष्ठ पत्रकार मदन जैड़ा और उमेश चतुर्वेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। ऑपरेशन सिंदूर पर इस विशेष सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ताज़ा घटनाक्रम पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मदन जैरा, सीनियर जर्नलिस्ट, और उमेश चतुर्वेदी, जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। और ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय की अब से कुछ देर पहले हुई प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान द्वारा कल वायु क्षेत्र के उल्लंघन पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। वायु क्षेत्र का उल्लंघन हुआ बताया अभी हमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने, मदन जी, और कई बार उल्लंघन किया। और जो सैन्य जो हमारे वो है केंद्र, उन पर जो है ये केंद्रित था। कितना गंभीर आप इसको मानते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो ये देखना चाह रहे थे कि जो भारत की वायु रक्षा प्रणाली है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वायु रक्षा प्रणाली सही काम नहीं करेगी तो ड्रोन अंदर घुस जाएगा और जो अटैक है उसका वहाँ पर वो अपना काम कर लेगा। लेकिन हमारी वायु रक्षा प्रणाली बेहद सतर्क थी और उसको पहले ही गिरा दिया गया। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की एक रणनीति थी कि भारत कोई गलती करे, वो क्या कर रहा था, एक तरफ तो इधर दोनों हमारी सीमा में घुसा रहा था, दूसरी तरफ वो ये कर रहा था उसके जो घरेलू नागरिक विमान का क्षेत्र है, एयर स्पेस है, उसको उसने खुला छोड़ रखा है। तो उसके हवाई जहाज, अपने पैसेंजर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कराची से लाहौर के बीच में उड़ रहे हैं, जो एकदम सीमा से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए, जो एक बहुत ही पेशेवर वायुसेना है, उसके लिए बहुत बेहद चुनौती ये थी कि अगर कहीं कोई चूक हो जाए, कोई नागरिक विमान गलती से निशाना बन जाए, जो कि हमेशा एक भारतीय वायुसेना की या भारतीय सेना की खूबी रही है कि कभी भी वो किसी निर्दोष नागरिक को हताहत नहीं होने देना चाहती, कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती। तो पाकिस्तान इतना धूर्त देश है, इतना धूर्त राष्ट्र है, वो ये चाह रहा था कि कोई गलती हो, या तो भारतीय वायुसेना ठीक से अपना काम नहीं कर पाए या कोई ऐसी गलती कर दे जिससे दुनिया में उसकी बदनामी हो। लेकिन हमारी वायुसेना ने बेहद संयम से काम लिया और बेहद पेशेवर अंदाज से काम लिया। उसके जो ड्रोन आए थे, 300 से 400 ड्रोन थे, उनको भी मार गिराया। और किसी भी जो विमान था, जो विमान वहाँ से गुजर रहे थे सीमा के करीब से, उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो ये भारत की सूझबूझ और भारतीय सेनाओं का पेशेवर अंदाज है। और जो उसका मलबा है, जो ड्रोन्स गिरे हैं, उसको एनालाइज करने से भी जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको कुछ इनपुट्स मिलेंगी। हाँ, जब भी कोई ड्रोन या कोई विमान हमारे क्षेत्र में गिरता है, हमारी वायुसेना उसे निशाना बनाती हैं, तो उसका जो मलबा होता है, उसकी डेब्रिज होती हैं, उसकी जांच की जाती है, फॉरेंसिक जांच होती है उसकी, और ये देखा जाता है कि वो कहाँ से बना हुआ है, कहाँ किस कंट्री में बना है, कौन कंट्री यूज कर रहा था उसे। तो ये देखा गया कि वो तुर्की में बने थे, वो तुर्की से निर्मित ड्रोन थे। और ये बात सब जानते हैं कि तुर्की ने बड़ी संख्या में इसको पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं। अब यहाँ पर आगे प्रश्न ये भी उठता है कि अभी भारत सरकार ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में भारत सरकार हो सकता है इस स्थिति को क्लियर करे कि जो तुर्की से निर्मित ड्रोन हैं वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, हमारे पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं और तुर्की के ड्रोन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो ये हो सकता है भविष्य में भारत सरकार इस पर बात भी करे। ये बिल्कुल आपने कहा कि जो हम ठीक बात कही, जो सारी ब्रीफिंग्स हैं उसमें बार बार दोहरा रहे हैं हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंक के खिलाफ है, और हम बहुत ध्यान रख रहे हैं कि हम आतंकी जो है ठिकानों उनको ही कंफर्म करें, उन पर ही हम कार्रवाई करें। लेकिन ये दिख रहा है कि जो पाकिस्तान है वो ना सिर्फ आज उन्होंने वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया, उमेश जी, LOC पर भी उल्लंघन हुआ, गोलीबारी हुई और फिर जवाबी गोलीबारी भी हुई। इसके बारे में बताएं, ये जो हर पहलू जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर उल्लंघन कर रहे हैं। सिर्फ LOC पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर लेह से लेकर के सरक्रिक तक, सरक्रिक मतलब भुज, गुजरात की सीमा तक, तो हर जगह पर आप देखेंगे 300 से 400 के करीब ड्रोन हमले किए गए। ड्रोन हमलों के जरिए भारत को खासकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। तो ये आप एक चीज़ और देखिए कि पाकिस्तान जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आज ही वो पहुंचा है IMF के पास कि उसको और ज़्यादा लोन दो, और उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उसके पास सिर्फ $15 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है, और उसकी जबकि सालाना जो देनदारी है वो $22 बिलियन की है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 तो कम है उसका अपना, बाकी खर्चे भी हैं। ऐसे में ये हिमाकत करना और ये कहना, आप देखिए कि उसने कहा था जब भारत ने आक्रामक कार्रवाई की पहलगाम हमले को लेकर के, तो उसने कहा था कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। तो जब आप निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं तो फिर ये रिटेलिएशन कहाँ से, इसकी बात कहाँ से आती है, ये रिटेलिएशन कहाँ से आता है, तो ये देखना। और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो चाहे अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल हो, उस पर सीधे सीधे हैवी फायरिंग करना। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने भी बहुत जवाबी कार्रवाई की है, और आज ही BSF के अनुसार 7 लोग मारे गए हैं उधर जो घुसपैठिए थे। और BSF का कहना ये है कि वो घुसपैठिए नहीं बल्कि आतंकी थे। पाकिस्तान इसी बहाने, क्योंकि वो उसकी एक आदत है, आप देखेंगे पिछले 3 दशकों से लगातार आतंक का निर्यात करता है, खासतौर पर कश्मीर वैली में। पहले पंजाब में करता था, पंजाब में न करके कश्मीर वैली में करता है, कश्मीर घाटी में करता है। तो निश्चित तौर पर एक पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, एक तरफ तो देखिए कि वो कहता है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई करता है। इस बीच हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। जी ब्रिगेडियर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये 2 हमलों की अभी जानकारी दी, जो एयर स्पेस का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, और जो LOC पर भी गोलीबारी हुई, इसकी जानकारी अभी प्रेस ब्रीफिंग में थोड़ी देर पहले दी गई। कैसे देखते हैं आप इसको? ये क्या एक तरह से पाकिस्तान आक्रामक जो अपना रुख है वो उसको और गहरा रहा है? जी जी, पहली बात तो ये कि मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए ये बहुत गौरवमयी वक्त है, जबकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे तो उसके अंदर ये पन्ना बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जबकि 1971 के बाद ये दूसरी लड़ाई है। आप कारगिल का युद्ध छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक नदन सेक्टर में एक स्पेसिफिक एरिया सियाचिन के इलाके में हुआ था। लेकिन ये जो परिपेक्ष है जिसके अंदर की पहलगांव के अंदर हमारे टूरिस्ट को इन्होंने मारा, कितना जघन्य अपराध है, और इसका जो हम बदला अभी ले रहे हैं उसके एवज में पाकिस्तान ने अगर सही इंसानियत रखता है और नियत साफ हो तो वो आकर के ऐसा नहीं करता। और हमारे पाकिस्तान में बहावलपुर, सियालकोट, मुरीदकेट में टेररिस्ट कैंप को अटैक करने के बाद वो हमारे साथ मिल करके उन टेररिस्ट को अपने इलाके से निकालने की बातचीत करता। लेकिन पाकिस्तान है ही नहीं ऐसा। उसका करेक्टर ही हेट इंडिया पर है, उसका करेक्टर ही ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमने सिर्फ ये कहा कि हम टेररिस्ट को और टेररिस्ट कैंप को अटैक करेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जी। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया? जग जाहिर है कि उन्होंने, उनकी सेनाओं ने, पुलिस ने, पॉलिटिशियंस ने, सभी ने आकर के नमाजे जनाजा पढ़ा। कितने दुख की बात है, टेररिस्ट के साथ में।
और इसके बाद में हमने जब इनको मारा तो वो कह रहे हैं जी हम रिटेलिएट करेंगे, हम भारत को मजा चखाएंगे। पार्लियामेंट में वो खड़े होकर के जोर जोर से उनके एमपीज बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े बयान दिए, और जैसे ही पटाखा हमने बजाया सब शांत हो गए और अब आज नई गुहार लगाने लग गए। इससे भी बात नहीं बनी। अगर मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर तमीज आ जाए, अकल आ जाए, तो फिर भी वो शांत हो जाते। लेकिन तुर्की की मदद से, चीन की मदद से जो हथियार आए, खास करके तुर्की से जो ड्रोन्स आए, उनका इस्तेमाल करके इसने परसों और कल रात को हमारे इलाकों में मिसाइल की और ड्रोन्स की बरसात कर दी। आपको मालूम है कि ये आज शाम की ही ब्रीफिंग के अंदर था कि लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 जगहों पर 300 से ज्यादा 400 ड्रोन मारे। ये कौन सी इंसानियत, कौन सा इंसाफ और कौन सा उग्रवादियों को और आतंकवाद को खत्म करने की बात है। ये तो बात बहुत क्लियर है कि वो सही वार्ताएं और शांति चाहता ही नहीं है जी, और ये भी उनको मालूम है, खुद को पाकिस्तान को मालूम है कि वो कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं जी। जैसा कि अभी साथी ने बताया, जैसा ऐसे हालात के अंदर अगर वो काउंटर अटैक करता है, हम पर आता है, तो वो मुंह की खाएगा। भारत ने बहुत बेसब्री से इंतजार किया इस मौके का कि वो संभल जाए, ना संभलने पर एक झटका दिया है। और जैसा कि हम सभी कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, परपिट्रेटर्स जहां भी है हम उन्हें मारेंगे। पहले कहते थे छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अभी कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जी। इनफैक्ट अभी मदन जी जैसे कह रहे थे कि भारत बहुत संयम के साथ आगे बढ़ रहा है, और बार बार ये हमारे जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो सैन्य या जो नागरिक जो एरियाज है उसमें हमले हो रहे हैं, तो उसका अगर ऐसा वो करेंगे तो उसका हम जवाब देंगे। आइए सुनते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बताया कि पिछले 24 घंटे में क्या उन्होंने एक्शन लिया और उसका काउंटर एक्शन हमने क्या लिया। रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। और अब JNK में कुछ अलग अलग जगहों पर जो हैवी कैलिबर आर्टिलरी फायर हुई है उसके बारे में सुनते हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। मदन जी, अभी हमने सुना जो बताया कर्नल सोफिया कुरैशी ने, और जैसा कि अभी उमेश जी कह रहे थे कि सांभा डिस्ट्रिक्ट में JNK के इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई, एक बहुत बड़े पैमाने पर एक गत्था आ रहा था टेररिस्ट का, और BSF ने 7 टेररिस्ट को गिराया, इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया। सो आपको लगता है ये जो पूरा हम इतने सारे ड्रोन्स को भी हमने गिराया, अभी तक जो भी मिसाइल्स आई हैं उनको हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने ध्वस्त किया है। सो ये अलर्टनेस जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस की है, अलर्टनेस हमारे BSF सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है। निश्चित रूप से देखिए, 22 को पहलगाम की घटना हुई थी और 23 को भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को लेकर कई फैसले लिए थे। उसी रात से पाकिस्तान की तरफ से LOC पर जो 776 किलोमीटर की है उसके ज़्यादातर हिस्से में फायरिंग की जा रही थी, और ये फायरिंग अकारण थी और ये भारतीय नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा था। धीरे धीरे ये तब से फायरिंग लगातार चल रही थी, और जब इधर भारत की कार्रवाई हुई आतंकी शिविरों पर, उसके बाद उसने जो पहले छोटे हथियारों से फायरिंग हो रही थी उसमें बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो कल जो उसमें फायरिंग हुई है, कल रात से जो फायरिंग हुई है, तो उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज ब्रीफिंग में भी बताई गई कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के जवान उसमें मारे गए और घायल हुए हैं।
पाकिस्तान इस बात को हमेशा छुपा लेता है, लेकिन बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। और दूसरा जो ये दूसरी घटना हुई है जो बीएसएफ और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुई है, यहाँ पर बीएसएफ बहुत अलर्ट पे था। दरअसल पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग होती है तो उसी फायरिंग के आड़ में वो आसपास के एरिया से आतंकवादियों को भारत में घुसा देता है, और इसीलिए ध्यान बटाने के लिए वो फायरिंग करता है कि इधर फायरिंग चल रही है तो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान इधर रहेगा, तो दूसरी तरफ से आतंकवादियों को भारत में घुसा देता है। सो ये आई मीन डायरेक्ट एक कहें कि प्रमाण है उनके कॉल्यूजन का, निश्चित रूप से आर्मी और ये सीधे प्रमाण है। और जो लगातार फायरिंग होती है उसके आड़ में आतंकियों को घुसा रहा था, क्योंकि वो चाह रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति को और बिगाड़ा जाए और कुछ गड़बड़ी की जाए। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हमेशा सक्रिय रहे, चाहे वो बीएसएफ हो चाहे वो सेना हो, वहां पर हमेशा अलर्ट पे हैं। तो ये कोशिश उन्होंने उसकी विफल कर दी और 7 लोगों को मौके पे मार भी डाला। पाकिस्तान का जो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है, जो उनका अभी कई स्टेप्स रहे हैं, इसमें आपने अभी थोड़ा सा मेंशन भी किया था सिविलियन एयर स्पेस खोल देना ऐसे समय पे जब वहाँ पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है। सुनते हैं कि कर्नल कुरैशी ने उसके बारे में क्या कहा। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, आप क्या कहेंगे कि ये जो उन्होंने कहें कि एक तरह से जो अपने नागरिक हैं उनको भी दाव पर लगा दिया, उनको एक शील्ड की तरह यूज किया, इस गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है उसको आप कैसे देखते हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? जी बहुत खूब। एक बार और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने आज ही क्यों, इतिहास में पहले भी कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने नागरिकों को तो सिर्फ एक टूल बना करके इस्तेमाल किया है। सारा पैसा, सारा पावर, सारी कहानी इनके आर्मी के पास में, टॉप लीडर्स के पास में रही है। तो आज जब ये हादसा हुआ है, हमने अटैक किया है, उन्होंने बेशक ननकाना साहब में अटैक किया हो या अब जो एयर स्पेस की बात अभी कर रहे थे उसको लेकर के बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने नागरिकों की चिंता की ही नहीं। और ये मैं आपको बताऊं कि जब इन उग्रवादियों को वहां से भेजते हैं तो उनका जनाजा पढ़ करके भेजते हैं, यानी कहते हैं कि दोस्त तू तो अभी अल्लाह के पास जा ही रहा है, जनाजा पढ़ जा, वहां जाके 72 रूहें मिलेंगी। तो वो इस विचार से आते हैं। तो जो कौम, जो संस्था इस तरह से अपने साथियों को ट्रीट करेगी, उनके साथ में कहां से अच्छी बात हो सकती है। तो पाकिस्तान बेशक, और मुसलमान कौम का तो आपको मालूम है कि हर बेटा अपने बाप को मार करके राजा बना है, तो यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है। उमेश जी, अच्छी बात ये होगी कि अब डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर इनको ये बात समझ में आए और अगली जनरेशन को ये इंसानियत सिखाएं, तब तो बात बनती है। अदरवाइज मुझे कोई सफलता के आसार इस मुद्दे पर पाकिस्तान करे नजर नहीं आते। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से पूरा हम जो है एक रुख अपना रहे हैं और हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कम से कम कोलैटरल डैमेज हो। सो दोनों जो साइड्स हैं उनका जो रुख में जो कॉन्ट्रास्ट है उसको आप कैसे आंकते हैं? ये कंट्रास्ट कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे अवश्य भी भारतीय सेना खासतौर पर अपने बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। भारतीय सेना पर इसी कोई दाग नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो दुनिया भर में पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है उसमें भारतीय सेना को प्रमुखता दी जाती है। भारतीय सेना पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने सिविलियंस के साथ, सामान्य नागरिक के साथ, किसी के साथ जेंडर इक्वलिटी वगैरह को ध्यान में रखते हुए वो काम नहीं करते। जी हाँ, इसका वो एक अप्रोच अपना सबसे बराबर। पाकिस्तान हमेशा से आप देखेंगे कि 1948 में जब
भारत को अभी आज़ादी मिली ही थी, उसने कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिए थे कबायली आतंकियों को। लेकिन और खुद पहुंचा वो यूनाइटेड नेशन में कि देखो ये भारत अत्याचार कर रहा है, और वहाँ ये भी बोल दिया कि कबायली गए हैं, जबकि बाद में साबित हो गया और वो पूरी दुनिया ने जान लिया कि कबायलियों के भेष में जब भारत की फौजें गईं तो पता चल गया वो पाकिस्तानी सेना थी। पंजाब को आपने देखा, खासतौर पर पिछली सदी के 80 के दशक में। बाद में पंजाब जब उसके मतलब पंजाब से हमने उसको निस्तनाबूद कर दिया तो उसका ध्यान कश्मीर पर गया, और कश्मीर में लगातार, और आप ये देखिए कि 22 अप्रैल को जो घटना होती है पहलगाम में, उसके ठीक 6 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आप भारत के आर्मी चीफ से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं कर सकते। भारत ही क्यों, किसी भी लोकतांत्रिक देश के आर्मी चीफ या किसी भी सेना के प्रमुख से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते जिस तरह का बयान आसिफ मुनीर ने दिया। और उस बयान के बाद ही पाकिस्तान के आतंकियों को एक शह मिली। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने एक तरह से इंडिकेट किया, और उस इंडिकेशन का असर दिख रहा है। तो पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है कि वो पहली बार ढाल बना रहा है। आप याद कीजिए कारगिल वार में भी इसी तरह से उसने एक विमान लेकर के उड़ा दिया था, जिसको बाद में भारतीय सेनाओं ने उसको नेलिया के पास मार के गिरा दिया था सरक्रिक में। तो वो पहले भी ऐसा करता रहा है, लेकिन उस बार विमान में सैनिक लोग थे, सैनिक अफसर थे। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ऐसे ही करता रहा है। जी। विक्रम मिस्री जी जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा जो अब एक आक्रामक रुख अपनाया है पाकिस्तान ने, और जिस तरह से वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उसके बारे में आइए सुनते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, प्रेस ब्रीफिंग में। Provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. मदन जी, आप कहेंगे कि ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। हमारा जो है नज़रिया ये है कि आतंकवादी जो हैं, जो बिना बात के लोगों पर बर्बरता करते हैं, उनको हमें एक जो है रोकना है। और ये आतंकवाद तो पूरे विश्व के लिए ही एक समस्या है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक आक्रामक रुख अपना रहा है और इस सेंसिटिविटी को समझ नहीं रहा है, और वो सिटीज़ को, हमारे जो सिविलियन और मिलिट्री एरियाज को भी अटैक कर रहा है। सो ये लगता है आपको कि एक बहुत ही कहें कि इनसेंसिटिव अप्रोच है और वो ओनरशिप नहीं ले रहा है? देखिए, पाकिस्तान में आतंकवादियों और सेना के बीच में गठजोड़ इतना मजबूत है कि वहाँ पर एक कहावत है कि जो सेना है वर्दी पहनती है और आतंकवादी कुर्ता पजामा पहनते हैं। यही फर्क है, दोनों की ट्रेनिंग भी एक जैसी होती है, क्योंकि सेना ही उनको ट्रेनिंग देती है और फिर वो आगे अपने दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को सेना के साथ साथ चलाता है। पूरी फंडिंग सेना की होती है, और जहां सेना को ऑपरेशन करना होता है वहां पर आतंकवादियों को ही आगे करता है। तो ये पूरी दुनिया से छुपा है। आप कौन नहीं जानता कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ था, अमेरिका ने कहाँ से उसे कहाँ जाकर मारा था, पाकिस्तान में जाकर मारा था। तो अभी भी वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसका वो अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी फैला रहा है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि भारत हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, जबकि पाकिस्तान ने पुंछ में गुरुद्वारे पर अटैक किया, 3 लोग मारे गए वहां पे। तो निशाना वो खुद बना रहा है, और इसके बावजूद वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, जबकि दुनिया उस पर भरोसा नहीं कर रही है। एक तरह से कहें तो अफवाहों को फैला रहा है, लेकिन दुनिया उसके अफवाहों पर भरोसा नहीं कर रही है। इसीलिए भारत की जो प्रेस ब्रीफिंग, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, उस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी रहती है। लेकिन पाकिस्तान जो बोल रहा है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसको भी देखा जाना चाहिए। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, मदन जयरा और उमेश चतुर्वेदी जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमें बहुमूल्य जानकारी दी। जो लेटेस्ट गतिविधि है उस पर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, वरिष्ठ पत्रकार मदन जैड़ा और उमेश चतुर्वेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में